तो कल CFT पढ़ रहे थे और मैंने तुम्हें बताया था CFT में हमें ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ही पढ़ना है, ऑक्टाहेड्रल के बारे में और टेट्राहेड्रल के बारे में। तो ऑक्टाहेड्रल sp3d2 भी ऑक्टाहेड्रल होता है, d2sp3 भी ऑक्टाहेड्रल होता है, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल तो सिर्फ sp3 होगा, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मैंने तुम्हें ये बताया था कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड अलोंग द एक्सिस आते हैं। तो अलोंग द एक्सिस हमारे पास 2 d ऑर्बिटल थे, एक dx2y2 और एक dz2, और बिटवीन द एक्सिस में 3 ऑर्बिटल थे, dxy, dyz, dzx। तो जब लिगेंड अलोंग द एक्सिस आएंगे तो रिपेल करेंगे ज़्यादा dx2y2 को और dz2 को, क्योंकि वो भी अलोंग द एक्सिस ही ओरिएंटेड होते हैं और लिगेंड भी अलोंग द एक्सिस ही आ रहा है, तो दोनों में आपस में रिपल्शन होगा, तो dx2y2 और dz2 वाले ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी और dxy, dyz, dzx की भी एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि रिपेल तो वो भी होंगे लेकिन उस एक्सटेंट तक नहीं होंगे जिस एक्सटेंट तक एक्सियल ऑर्बिटल रिपेल होंगे। बात समझ में आई? तो एनर्जी दोनों की बढ़ेगी, लेकिन ज्यादा किसकी बढ़ेगी? एक्सियल ऑर्बिटल्स की। और एक्सियल ऑर्बिटल जो थे dx2y2 dz2, उनको हमने नाम दिया था Eg, और जो नॉन एक्सियल थे उन्हें हमने नाम दिया था T2g। उन्हें क्या नाम दिया था? अब फिर से इसे ध्यान से समझो जरा। ये d ऑर्बिटल है, यहां d ऑर्बिटल है। अब इस d ऑर्बिटल पर आया SFL और यहां आया WFL। एक जगह आया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और दूसरी जगह वीक फील्ड लिगेंड। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब आएगा तो एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है? अरे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पावर ज्यादा होगी, और पावर ज्यादा होने की वजह से जब ब्रेकअप होगा, टूटेगा, डी ऑर्बिटल टूटेगा तो एनर्जी ज्यादा होगी और इधर एनर्जी कम होगी। तो देखो यहां एनर्जी का गैप ज्यादा हो जाएगा, ये बैरी सेंटर हमने तुम्हें बताया था, तो ये हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल एनर्जी। और जब WFL की बात करेंगे तो यहां पर एनर्जी कम होगी, यहां पर एनर्जी कम होगी। SFL की कंपैरिजन में WFL में एनर्जी कम होगी। ये T2g होगा, ये Eg, यहां ये T2g, ये Eg। SFL है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो जाहिर सी बात है दोनों के बीच में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी। इसी एनर्जी को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसी को क्या बोलेंगे? क्रिस्टल फील्ड एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। एग्जांपल ले रहे हैं FeCN6 4-, ठीक है। साइनाइड 6 है तो 6 लिगेंड सेंटर मेटल को सराउंड करेंगे, इसीलिए कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे +2 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयरन की होती है 4s2 3d6। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन तो चले जाएंगे और ये बचेगा 3d6, ठीक है। अब इस 3d6 को ध्यान से देखना, ये हमने बनाया 3D बनाया। अब ये 3D ऑर्बिटल, ये जो 3D ऑर्बिटल है ये तब बनाया है हमने जब अभी कोई लिगेंड नहीं आया था, अभी कोई लिगेंड नहीं आया तब हमने बनाया है। अब लिगेंड आया यहाँ पर साइनाइड, और साइनाइड कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। साइनाइड कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। एक्सियली आएगा या बिटवीन द एक्सिस आएगा? एक्सियली आएगा, नॉन एक्सियली नहीं आएगा, एक्सियली आएगा। जब एक्सियली आएगा ये, तो ये बताओ इसको क्या कर देगा? स्प्लिट कर देगा 2 पार्ट में, 2 पार्ट में इसको स्प्लिट कर देगा, एक तो Eg और एक T2g, एक Eg और एक T2g। देखो अब 3D में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू कर देते हैं। 1 2 3, यहां तुम देखो 1 2 3 4 5 ऐसे ही भरते हैं। इसके बाद 6 है ना, तो एक और इलेक्ट्रॉन भर दिया। उसके बाद हम पेयरिंग कराते हैं, पेयरिंग VBT में हमने पेयरिंग कराई थी ऐसे। लेकिन अब यहाँ तुम देखो, पहले हम भरेंगे T2g में, किस में भरेंगे?
T2G में 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब चौथा इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है पेयरिंग करता हुआ Eg में। चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहता है? Eg में जाना चाहता है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का गैप है वो बहुत ज़्यादा है। ये जब ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन जब Eg में जाएगा उसको हम बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं? पेयरिंग एनर्जी। यानी यहाँ पेयरिंग हो रही है 1 2 3 4 5 ऐसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है, और उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे क्या बोलेंगे? पेयरिंग एनर्जी। तो यहाँ पर जो पेयरिंग एनर्जी है वो कम है ऑक्टाहेड्रल एनर्जी से। पेयरिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल एनर्जी से कम है। तो ऑक्टाहेड्रल एनर्जी से पेयरिंग एनर्जी कम होने की वजह से ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ Eg में नहीं जा पाएगा, और फोर्थ इलेक्ट्रॉन T2G में ही आ जाएगा। फिफ्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ। बात समझ में आई? इसको पेयरिंग करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। फोर्थ ऑर्बिटल में जाने के लिए यानी Eg में जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को, उसको हम बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। लेकिन क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये जो एनर्जी का गैप है, ऑक्टाहेड्रल एनर्जी का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। ये ऑक्टाहेड्रल एनर्जी यहाँ बहुत ज़्यादा है, ये पेयरिंग एनर्जी से भी ज़्यादा है, और पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा होने की वजह से ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर ना जाकर Eg में ना जाकर कहाँ जाएगा? T2G में। ये वाला कौन सा इलेक्ट्रॉन है? फोर्थ इलेक्ट्रॉन। ये कहाँ गया? T2G में ही। इसके बाद फिफ्थ इलेक्ट्रॉन भी यहाँ और सिक्स इलेक्ट्रॉन भी यहीं आ जाएगा। अगर 7 इलेक्ट्रॉन होते, 8 इलेक्ट्रॉन होते तब तो ठीक है, फिर Eg में ही जाते। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन तो आएंगे नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। लेकिन जब 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये 6 इलेक्ट्रॉन सबके सब कहाँ आ जाएंगे? T2G में। जब T2G में आ गए तो देखो ये दोनों ऑर्बिटल खाली हैं, ये दोनों ऑर्बिटल खाली। आगे 4s भी खाली होगा, 4p भी खाली है और 4d भी खाली है। VBT में ये सब पढ़ के आए। तो 4s खाली, 4p खाली, तो 2 साइनाइड तो यहाँ आ जाएंगे, s में आ जाएगा एक, और 3 p में आ जाएंगे। तो यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो हो जाएगा D2sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? D2sp3। शेप ऑक्टाहेड्रल। कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो n 0 हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट भी 0। अब देखो यहाँ पे ये जो इनर 3D है, ये जो इनर 3D है उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेशन किया है, इनर 3D ने, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए कैसा कहलाएगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसके बाद एक और एग्जांपल देखो। अगला एग्जांपल है FeH2O होल 6 और चार्ज +2। अब H2O तो न्यूट्रल लिगेंड होता है, इस पे तो कोई चार्ज होगा नहीं। ओवरऑल चार्ज जो है वही चार्ज किस पे आ जाएगा? आयरन पे +2। यही ओवरऑल चार्ज आ जाएगा +2, और ये ओवरऑल चार्ज +2 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो। 4s2 3d6, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन तो चले जाएंगे, बचा 3d6। अब देखो यहाँ 3d6 देख लो, ये 3d ऑर्बिटल है। अब यहाँ जब लिगेंड आएगा तो एक्सियली आएगा, एक्सियली आएगा तो स्प्लिटिंग होगी, ये जो डिजेनरेसी है इसकी लॉस्ट हो जाएगी। अब इनमें बराबर एनर्जी रहेगी नहीं, ये टूटेगा किस में? T2G में और Eg में टूट जाएगा। एक बात और सुन लो, ये जो मैंने 3D ऑर्बिटल यहाँ बनाया ना, ये तब बनाया है जबकि लिगेंड ने आके अटैक कर दिया है। जब लिगेंड ने अटैक नहीं किया था तब कुछ ऐसा था, तब कुछ ऐसा था। जब लिगेंड ने अटैक नहीं किया था तब ऐसा था। जब लिगेंड आ गया तब इसकी एनर्जी बढ़ गई, क्योंकि स्प्लिटिंग हुई तो इस 3D की एनर्जी बढ़ गई। और जब इसकी एनर्जी बढ़ी, यहाँ पर जब लिगेंड आया, एक्सियली आया, तो उसने Eg को तो Eg में जो ऑर्बिटल है x² y² और dz², तो उस पर तो उसने डायरेक्ट अटैक किया एक्सियली, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और इसकी एनर्जी भी बढ़ गई, T2G की भी बढ़ी, क्योंकि इन बिटवीन द एक्सिस है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन तो होगा, रिपल्शन तो हो गई ना, तो एनर्जी इसकी भी बढ़ी है। तो कहना आपने इसको नीचे क्यों बनाया? इससे भाई ये बेरी सेंटर कह रहा, तो फिर नीचे क्यों बनाया? इसे देखने से तो ऐसा लग रहा है कि इससे इसकी एनर्जी कम है, लग रहा है ना, लेकिन ये हमने तब बनाया है जब लिगेंड ने अटैक कर दिया है। लिगेंड के अटैक ना करने से पहले इस यहाँ पर था,
लिगेंड के अटैक ना करने से पहले एनर्जी का लेवल ये था, और उसके बाद तुम देखो जब लिगेंड ने अटैक किया तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर वाले को डायरेक्ट अटैक किया है, उसकी एनर्जी ज्यादा बढ़ गई, और इसको क्या किया है, थोड़ा इनडायरेक्टली अटैक किया, लेकिन एनर्जी बढ़ी, रिपल्शन यहां भी हुआ। तो देखो इसके कंपेयर में देखोगे तो एनर्जी यहां भी बढ़ी है। क्या ये बात समझ में आ गई नहीं आई? बोलो, ये बात समझ में आ गई? अब इसे आगे देखो, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, 3d6। तो अब हम यहाँ इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करेंगे, 1 2 3। अब हम पेयरिंग कराएंगे इसकी, 4th और 5th इस ऑर्बिटल में भरेंगे। लेकिन अब यहाँ देखेंगे एनर्जी। तो जब तुम ऑक्टोहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए क्रिस्टल फील्ड एनर्जी देखोगे तो यहाँ वीक फील्ड लिगेंड है। लिगेंड कैसा है? वीक फील्ड। तो इतनी ज्यादा स्प्लिटिंग नहीं होगी, यानी ये जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए क्रिस्टल फील्ड एनर्जी है वो अब रिलेटिवली कम होगी। और रिलेटिवली कम होगी किससे? पेयरिंग एनर्जी से। यहाँ पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा। वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की एनर्जी से ज्यादा है, तो एनर्जी पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब अब पेयरिंग करा देगा। तो जो अब 4th इलेक्ट्रॉन है वो ईजी में जाएगा, और 5th इलेक्ट्रॉन जो है वो भी किस में जाएगा? ईजी में। और उसके बाद जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाएगा? बोलो, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं ना 5 ऑर्बिटल में, पहले हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो हमने देखो एक एक इलेक्ट्रॉन भरा, 1 2 3 4 5। इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन कहां आ गया? फिर से T2G में। और अगर 7th इलेक्ट्रॉन होता वो भी यहाँ, 8th यहाँ, 9th यहाँ और 10th यहाँ, इस तरीके से भरते। बोलो, एनर्जी का डिफरेंस हो गया है स्प्लिटिंग की वजह से, लिगेंड के आने की वजह से T2G और EG इन दोनों की एनर्जी में डिफरेंस हो गया। पहले डीजनरेट था तो किसी में भी भर दो, जब ऑर्बिटल डीजनरेट था तब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में भर दो, इसमें 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 किसी में भर दो, कोई दिक्कत नहीं थी। अब एनर्जी का डिफरेंस है, तो अब जो इलेक्ट्रॉन भरेगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, यही रूल है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी की फॉर्म में ही ये इलेक्ट्रॉन फिल करेगा। तो हमने 5th इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजा, 6 कहाँ गया? नीचे। अब देखो ये जो इनर ऑर्बिटल है ये 3D इनर है ना, इसके बाद 4s 4p 4d, अरे VBT में पढ़ा है ना, 3D 4s 4p और 4d। अब हमारे पास अवेलेबल कौन है? s, 4s अवेलेबल है, 4p अवेलेबल है और 4d अवेलेबल है। तो यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो होगा sp3d2। शेप यहां भी ऑक्टाहेड्रल ही है, शेप क्या हो जाएगा? अब बताओ ये आउटर ऑर्बिटल है इनर ऑर्बिटल है? ये है आउटर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, n की वैल्यू है 4, तो ये कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। और म्यू निकालोगे तो वो आएगा 4.9। बोलो 4.9। अब देखो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, तो स्पिन हाई होगी लो होगी? स्पिन हाई हो जाएगी, तो साथ ही साथ ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी है। अब चलो इन दोनों क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं एनालाइज करके। यहां पर अटैक करा रहे हैं Cn का, और यहां पर अटैक कराएंगे हम H2O। देखो ये WFL है, वीक फील्ड लिगेंड है, और ये SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो जो एनर्जी होगी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी वो SFL के लिए ज़्यादा होगी और WFL के लिए कम होगी। तो देखो हमने वैसे ही बनाया, ये बीचों बीच क्या होगा? बेरी सेंटर, और यहाँ पर क्या होगा? T2G, और यहाँ होगा EG। ऐसे ही यहाँ देखो, यहाँ होगा T2G और यहाँ होगा EG। ठीक है, दोनों में डिफरेंस नोट करो, दोनों में डिफरेंस। यहाँ इलेक्ट्रॉन, अब बात हम कर रहे हैं FeCN6 -4, और यहाँ हम बात कर रहे हैं FeH2O6 और +2। तो जब तुम यहाँ Cn की बात करोगे, Cn की यहाँ 4s2 है, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 3d6, और यहाँ भी क्या होगा? 3d6, दोनों में 3d6 होगा, दोनों में 3d6 होगा ना। तो जरा इस इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू करो, 1 2 3। चौथा इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए था EG में, लेकिन चूंकि यहाँ पर एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है और ये एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है, तो 4th इलेक्ट्रॉन EG में न जाने की बजाय कहाँ आ जाएगा? T2G में ही आ जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू करो, तो 1 2 3। अब 4th इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है EG में, यहाँ पर जो एनर्जी है डेल्टा O वो पेयरिंग एनर्जी से कम है,
तो इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से 4th Eg में चला जाएगा, 4th इलेक्ट्रॉन 5th यहाँ जाएगा और 6th इलेक्ट्रॉन फिर वापस कहाँ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो 4th इलेक्ट्रॉन भी 5th भी और 6th भी, 6 भी किस में आ गया, T2G में ही। तो अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा तो यहाँ तुम कैसे लिखोगे, T2G 6 और Eg 0, ये क्वेश्चन भी पूछते हैं। यहाँ कॉन्फ़िगरेशन देखो, T2G में सारे इलेक्ट्रॉन हैं, T2G 6 हो जाएगा, Eg में इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन पूछे तो लिखोगे T2G 4 इलेक्ट्रॉन है 4 और Eg में 2, ये भी एक क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। अब देखो यहाँ जो 3D है, 3D उसमें जगह खाली नहीं है, यानी अब जो लिगेंड अपने लोन पेयर डोनेट करेगा वो 3D में नहीं करेगा, 4s में करेगा, 4p में करेगा और 4d में करेगा, आउटर ऑर्बिटल में करेगा। इसीलिए इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो जाएगी sp3d2। और यहाँ देखो ये दोनों ऑर्बिटल खाली हैं, ये दोनों ऑर्बिटल खाली हैं, तो यहाँ इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा d2sp3, ये इनर ऑर्बिटल हो जाएगा और ये आउटर ऑर्बिटल। उसके बाद वही सब कहानी जो VBT में होती है, वही सब जो VBT में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा है। n निकालो, n की वैल्यू यहाँ 0 है, n की वैल्यू यहाँ 0 है तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। यहाँ n की वैल्यू 4 है तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है और काफी है, 4 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये हाई स्पिन होगा और ये लो स्पिन हो जाएगा। तो इन दोनों की हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो तुम देखो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन भरे और वीक फील्ड में 4 इलेक्ट्रॉन है यहाँ, ठीक। यहाँ मेन चीज जो याद रखने वाली है वो ये है कि यहाँ 4th इलेक्ट्रॉन ही एंटर करेगा किसमें, T2G में, और यहाँ पर 4th इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, Eg में। 4th इलेक्ट्रॉन कहाँ आया, Eg में। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये 6th इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है ये। बात समझ में आ रही है, बोलो। तो अब इसी में लिखना शुरू करो। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड 4th इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन T2G। यहाँ 4th इलेक्ट्रॉन को किस में एंटर करेगा, T2G में। क्यों, ड्यू टू हाई ऑक्टाहेड्रल एनर्जी, यानी यहाँ जो ऑक्टाहेड्रल एनर्जी है वो पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन 4th इलेक्ट्रॉन T2G में ही एंटर कर जाएगा। और अगर मैं वीक फील्ड लिगेंड की बात करूं, इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड, यहां पर देखो यहां 4th इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करेगा, 4th इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन Eg। 4th इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करेगा, Eg। रीजन, बिकॉज यहां पेयरिंग एनर्जी जो है वो ऑक्टाहेड्रल एनर्जी से ज्यादा हो जाएगी। तो ये 2 पॉइंट लिख लो। SFL में जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो 7th इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन Eg। देखो ये T2G है, ये Eg है। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सपोज करो D7 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, D7, तो देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, 4th यहीं आ जाएगा क्योंकि लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड। 6 यहाँ, 5th यहाँ, 6 यहाँ और 7th कहाँ आ जाएगा, Eg में। यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में 7th इलेक्ट्रॉन Eg में होगा और वीक फील्ड लिगेंड के केस में 4th इलेक्ट्रॉन ही किस में चला जाएगा, Eg में। डिफरेंस किस बात का है, एनर्जी का, ऑक्टाहेड्रल की एनर्जी का डिफरेंस है। पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी ऑक्टाहेड्रल एनर्जी से वीक फील्ड लिगेंड के केस में, और ऑक्टाहेड्रल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी पेयरिंग एनर्जी से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में। हम देखेंगे NiNH3 6 और चार्ज +2, और दूसरा NiH2O 6 चार्ज +2। अब इन दोनों को देखो एक साथ ही देखते हैं। ये 3D हो गया, देखो यहाँ पर निकल यहाँ भी +2 में होगा और यहाँ भी +2 में, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d8। 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से गए और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी चले जाएंगे, यहाँ भी क्या रह जाएगा 3d8। सही है ना, यानी ये जो कॉन्फ़िगरेशन होगी यहाँ 3d8 होगी। सही है। अब एक बार इस पर अटैक करेगा अगर निकल, एक बार इस पर अटैक करेगा अमोनिया,
और अमोनिया कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और एक बार इस वाले क्वेश्चन में हम देखें तो इस पे कौन अटैक कर रहा है, वाटर। इस पे कौन अटैक कर रहा है, वाटर। और ये कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड। ठीक, तो देखो अब यहाँ पर स्प्लिटिंग हो जाएगी, यहाँ स्प्लिटिंग होगी, तो यहाँ एनर्जी भी ज़्यादा होगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, एनर्जी भी ज़्यादा होगी। और यहाँ भी देखो स्प्लिटिंग होगी, लेकिन यहाँ एनर्जी कम होगी क्योंकि यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड है। अब अभी तक जो हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करो। देखो यहाँ पर जब इसे सॉल्व करने जाओगे तो 3d8 है, तो 1 2 3। इसके बाद हम 4th इलेक्ट्रॉन भेजना चाह रहे थे Eg में, लेकिन यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल एनर्जी बहुत ज़्यादा है पेयरिंग एनर्जी से भी, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर न जाने के बजाय 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर करेगा, 5th यहाँ, 6th यहाँ, फिर उसके बाद 7th और 8th। ठीक है ना। देखो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात करोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन तक तो हुंड रूल फॉलो होगा, 1 2 3। उसके बाद 4th इलेक्ट्रॉन जाना था Eg में, लेकिन एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, T2G में ही चला गया 4th इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हुंड रूल वायलेट हो गया, हुंड रूल फॉलो नहीं हुआ। हुंड रूल के अकॉर्डिंग तो एक एक इलेक्ट्रॉन भरना होता है एक ऑर्बिटल में, लेकिन यहाँ पर देखो हुंड रूल वायलेट हो गया, कौन से इलेक्ट्रॉन पे जाके, 4th इलेक्ट्रॉन पे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में 4th इलेक्ट्रॉन पे जाके हुंड रूल वायलेट हो गया। बात समझ में आई है। चलो अब देखो तुमने 6 इलेक्ट्रॉन तो भर दिए, अभी 2 इलेक्ट्रॉन और है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तुमने यहाँ भर दिए। ठीक है ना। ये केस हुआ किसका, स्ट्रॉन्ग फील्ड का। अब वीक फील्ड में आ जाओ, तो यहाँ तो हुंड रूल फॉलो होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो अब इन दोनों में देखो क्या सिमिलरिटी है, दोनों में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगभग सेम आ गई। बोलो, जितने इलेक्ट्रॉन T2G में है उतने ही इलेक्ट्रॉन Eg में है दोनों केस में, जबकि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, दूसरा वीक फील्ड लिगेंड है। यानी D8 के केस में तुम देखो, D8 के केस में कोई भी चेंज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नहीं है। हाँ, फिलिंग का पैटर्न अलग था। फिलिंग का पैटर्न अलग कैसे था, यहां पर 4th इलेक्ट्रॉन आया था T2G में, और यहां पर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो 7th है। यहां Eg में 7th इलेक्ट्रॉन है और यहां Eg में 4th इलेक्ट्रॉन है। ये डिफरेंस जरूर है, पैटर्न में डिफरेंस जरूर है, लेकिन फाइनली तो सेम है दोनों में। अब हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, इनका हाइब्रिडाइजेशन चेक करो। देखो यहां भी डी ऑर्बिटल, इनर डी ऑर्बिटल खाली नहीं है, यहां भी इनर डी ऑर्बिटल खाली नहीं है। यानी हाइब्रिडाइजेशन के लिए अब आउटर ऑर्बिटल को तुम्हें चेक करना पड़ेगा। हाइब्रिडाइजेशन के लिए आउटर ऑर्बिटल जाना पड़ेगा। s फ्री है, 4s 4p और 4d, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2, और यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2। देखो हाइब्रिडाइजेशन में कोई डिफरेंस नहीं आया, हाइब्रिडाइजेशन में कोई डिफरेंस नहीं आया ना, दोनों में हाइब्रिडाइजेशन सेम है। और हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ इसकी ज्योमेट्री भी सेम है, ये भी ऑक्टाहेड्रल और ये भी ऑक्टाहेड्रल, दोनों हैं ऑक्टाहेड्रल। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 6th इलेक्ट्रॉन होगा ना, यहाँ 5th की जगह कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये 6। 1 2 3 4 5 और फिर कौन सा आया, ये 6th इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसे सही कर लेना। चलो अब इधर ध्यान से देखो, दोनों में ज्योमेट्री भी हो गई सेम, दोनों आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये भी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और ये भी कैसा है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। देखो अब इसके बाद तुम देखोगे जब अनपेड इलेक्ट्रॉन चेक करने जाओगे तो यहां भी 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है और यहां भी 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये भी पैरामैग्नेटिक और ये भी पैरामैग्नेटिक है। कहने का मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D8 है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D8 है तो सारे के सारा पैरामीटर सेम होंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द लिगेंड। लिगेंड वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कॉन्फ़िगरेशन D8 है तो दोनों के सारे पैरामीटर कैसे हो जाएंगे, सेम। दोनों में सारे पैरामीटर सेम है। देखो D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, तो दोनों में सारे पैरामीटर सेम है, नहीं है, बोलो। हाइब्रिडाइजेशन सेम, ज्योमेट्री सेम, ये कॉम्प्लेक्स टाइप भी सेम। अच्छा दोनों में तुम देखो, दोनों हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, तो दोनों कैसे हो जाएंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो हाई स्पिन और लो स्पिन की बात D8 में हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि दोनों में सेम स्पिन है, दोनों में स्पिन कैसा है, सेम। तो यहां हम हाई स्पिन और लो स्पिन की बात करेंगे ही नहीं। ठीक है ना, बोलो।
अब इसको तुम जरा नोट कर लो, या नोट मत करो, एक बात सुनो सुनो। अब इसमें इसी क्वेश्चन को, इसको VBT लगा के सॉल्व कर लो एक बार इसे VBT लगा के सॉल्व करो जरा। देखो NiNH3 होल 6 प्लस 2, तो यहां तुम जब कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाओगे 4s2 3d8, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां से गए, बचे कितने इलेक्ट्रॉन 8, तो हम यहां बना लेते हैं 3d, ये 4s, ये 4p और ये 4d, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करो जरा। देखो ये 3d है, ये 4s 4p 4d, 8 इलेक्ट्रॉन है, जरा भरना शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 6 7 8। अब NH3 तो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। NH3 कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करा देना चाहिए, फिर तो पेयरिंग हो जाना चाहिए। और जब पेयरिंग हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, बोलो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, पेयरिंग होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। तो अब हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, DsP3d, ये आया। ऐसी कोई हाइब्रिडाइजेशन होती है, नहीं होती, ऐसी कोई हाइब्रिडाइजेशन होती नहीं है। और देखो अगर तुम इसको VBT से सॉल्व करने लगे, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, तो अगर इसको तुम VBT से सॉल्व करने लगे तो आंसर गलत आएगा। हाँ, VBT से अगर सॉल्व करोगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को, तो अगर लिगेंड वीक फील्ड है तब तो आंसर ठीक आएगा, क्योंकि वहां पर किसी तरीके की कोई पेयरिंग होती नहीं है। लेकिन अगर तुम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और उसको सॉल्व करने लगे VBT से, तो आंसर गलत आएगा। तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा CFT से, तभी आंसर सही आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हमेशा किससे सॉल्व करो, CFT से। या सीधी सी बात, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो हम हमेशा CFT से आंसर को निकालेंगे। देखो जब क्वेश्चन आएगा नीट में तो वो ये थोड़ी कहेगा इसे सॉल्व करो VBT से या CFT से, वो तो आंसर पूछेगा, हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा, स्ट्रक्चर पूछेगा, पैरामैग्नेटिज्म पूछेगा। अब यहाँ पर तुम देखो, अभी हमने पीछे ही सॉल्व किया है, CFT से सॉल्व किया है, यहाँ पर तुम इसमें देखोगे तो n की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, 0, n की वैल्यू 0 आ जाएगी। और ये क्या आ जाएगा, डायामैग्नेटिक। n की वैल्यू अगर 0 है तो क्या आ जाएगा, डायामैग्नेटिक। अब जरा पीछे देखो, क्या n की वैल्यू यहाँ 0 है, n की वैल्यू कितनी है 2, n की वैल्यू यहाँ कितनी है 2 है। और ये पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है। और जब तुमने इसे VBT से सॉल्व किया, तो ये कैसा आया, डायामैग्नेटिक, ठीक है ना। तो जब कभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो हमेशा क्या यूज करोगे, CFT। ये लाइन लिख लो, फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑलवेज यूज CFT। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 5 है तब VBT यूज करो। 4 और 5 के लिए क्या करोगे, VBT यूज करोगे। तो ये बात बहुत ध्यान से याद कर लेना कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हमें क्वेश्चन किससे निकालना है, CFT से, और 4 और 5 है तो किससे निकालना है, VBT से, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें फॉर 3d8, 3d9 और 3d10 इन कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें, तो इसे तुम जब CFT से सॉल्व करोगे, CFT से, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, दोनों में सारे के सारे पैरामीटर कैसे आने हैं, सेम। इसमें हाइब्रिडाइजेशन भी कैसी आएगी, सेम। स्ट्रक्चर भी कैसा आएगा, सेम आएगा। बात समझ में आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन भी कैसे आएंगे, सेम। पैरामैग्नेटिज्म भी सेम, मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम। चेक करके देखो जरा, D8 के लिए चेक कर लिया ना, अभी जो क्वेश्चन किया था वो D8 के लिए किया था। अब हम D9 के लिए चेक करते हैं। ये 3d9। अब यहाँ पर आया SFL आने की वजह से स्प्लिटिंग हो गई, और स्प्लिटिंग होने से T2G और EG में मामला, ये T2G है और ये EG, और इन दोनों के बीच में ये जो एनर्जी का गैप है, और यहाँ पर अटैक किया आगे WFL ने, तो WFL के अटैक करने की वजह से यहाँ भी किस में चेंज हो गया, ये T2G में, और यहाँ EG में। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग शुरू करो, 1 2 3। अब 4th इलेक्ट्रॉन यही आ जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग एनर्जी कम है। 5 6 7 8 और यहाँ 9,
ठीक है ना। अब इसमें तुम फिल करना शुरू करो, तो यहाँ तो हुंड रूल लगेगा बढ़िया से, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा T2G में, 7 8 और यहाँ 9 हो गया ना। और 9 हो गया, अब तुम सब चीजें चेक कर लो सर, बताओ क्या हाइब्रिडाइजेशन के लिए 3D खाली है, नहीं है। इनर ऑर्बिटल अवेलेबल है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, नहीं है, उसमें तो इलेक्ट्रॉन है। आउटर ऑर्बिटल है, अरे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, लिगेंड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, अरे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैसे होते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यहाँ लेकिन इनर ऑर्बिटल खाली नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन करो, कैसे करोगे, यहाँ तो S खाली है, 4s 4p और 4d ये खाली है, तो यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2, और ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है क्योंकि बाहर का 4d यूज करा है। और यहाँ भी देखो इलेक्ट्रॉन खाली नहीं, यहाँ भी ऑर्बिटल खाली नहीं है, और ऑर्बिटल अगर यहाँ खाली नहीं है तो आउटर ऑर्बिटल यूज करना पड़ेगा, यहाँ भी sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब इसके बाद यहाँ n की वैल्यू निकालोगे 1, तो पैरामैग्नेटिक, म्यू चेक करोगे तो 1.73, यहां भी n की वैल्यू 1, पैरामैग्नेटिक, म्यू चेक करने जाओगे तो 1.73, बोहर मैग्नेट्रॉन। बोलो सारे पैरामीटर सेम हैं, तो D8 D9 और D10 इनके लिए सारे के सारे पैरामीटर कैसे हो जाएंगे, सेम, ठीक है ना। तो ये जो कॉम्प्लेक्स हैं ये हमेशा कैसे होंगे, ये हमेशा कैसे होंगे, आर ऑलवेज ऑक्टाहेड्रल, ये हमेशा कैसे हो जाएंगे, ऑक्टाहेड्रल होंगे। अरे sp3d2 है ना, तो ऑक्टाहेड्रल तो ही हुआ, और ये भी कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल के साथ साथ पैरामीटर भी सारे कैसे होंगे, सेम, गिवन दैट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होनी चाहिए, सेम, ठीक है ना। अब अगर यहीं 9 की जगह 10 होते, 9 की जगह 10 इलेक्ट्रॉन होते, देखो अगर 3d10 होती यही कंडीशन, देखो इधर अगर यही 3d10 होता तो एक इलेक्ट्रॉन यहां फिल करना रहता और एक इलेक्ट्रॉन यहां फिल करना रहता। बोलो अभी भी तुम्हारे पास d ऑर्बिटल, इनर वाला d ऑर्बिटल खाली नहीं रहेगा, आउटर ऑर्बिटल यूज करना पड़ेगा, तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होंगे, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो जाएगा, शेप इसका ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। इस बारी इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये पैरामैग्नेटिक से डायामैग्नेटिक हो जाएगा। और यहां पर म्यू कितना हो जाएगा, 0, यहां भी सेम कंडीशन है बिल्कुल, यहां भी तुम देखो तो सेम होगा, यहां भी n की वैल्यू 0, तो ये डायामैग्नेटिक, और म्यू कितना हो जाएगा, 0। तो D8 D9 और D10 इनके जो कॉम्प्लेक्स हैं, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, कैसे रहेंगे हमेशा, ऑक्टाहेड्रल। और बाकी सारे पैरामीटर भी सेम, पैरामीटर में क्या आ गया, हाइब्रिडाइजेशन आ गया, n आ गया, इसके बाद इसमें पैरामैग्नेटिज्म और डायामैग्नेटिज्म आ गया, और म्यू आ गया, ये सारे कैरेक्टर भी कैसे हो जाएंगे, सेम। बात समझ में आ रही है। यानी अगर कॉन्फ़िगरेशन 3d8 3d9 3d10 है तो यहां पर तुम्हें कोई भी डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई। यहां SFL और WFL की डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं है। आंसर कैसे आएंगे, सेम ही आएंगे। डिफरेंट कहाँ आएंगे आंसर, डिफरेंट आएंगे जब कॉन्फ़िगरेशन होगी D4 D5 D6 और D7। जब ये कॉन्फ़िगरेशन होगी तब आंसर कैसे आएंगे, अलग। बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आई। ये जब कॉन्फ़िगरेशन होगी तो आंसर कैसे आएंगे, अलग। तो अब अगले टर्म पे मैं तुम्हें यही कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा, इसमें कहाँ